हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं सारिका मिश्रा एग्जाम कॉन्कर्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज मैं आरओ री एग्जाम के लिए जीएस की अगली टेस्ट सीरीज लेकर उपस्थित हूं। अगर आपने इससे पहले की टेस्ट सीरीज नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर सारी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लीजिए। चलिए अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? क्या है पहला प्रश्न? कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी गोमती नदी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी यमुना नदी। चलिए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या दिया है? कालपी नगर उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित है। कहाँ? उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित एक नगर स्थान है। यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। प्राचीन काल में यह कालप्रियानाथ, क्या कालप्रियानाथ या कालप्रिय नगरी के नाम से विख्यात था, जिसका समय के साथ नाम संक्षिप्त होकर कालपी हो गया। यह 4वीं सदी में राजा वासुदेव द्वारा बसाया गया था। यह 4वीं सदी में राजा वसुदेव द्वारा बसाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में क्या पूछ रहा है? निम्न झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है? खास बात, विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है। तो चलिए बताइए। ऑप्शन ए बैकाल झील, ऑप्शन बी ह्यूरन झील, ऑप्शन सी विक्टोरिया झील, ऑप्शन डी विनिपेग झील। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बैकाल झील। चलिए अब देख लेते हैं ये सभी झीलें कहाँ स्थित है। बैकाल झील है रूस में, ह्यूरन झील है यूएसए में, विक्टोरिया झील है अफ्रीका में और विनिपेग झील कहाँ है? कनाडा में। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या दिया है? बैकाल झील विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है। इसकी अधिकतम गहराई कितनी है? 1642 मीटर है तथा यह 25 मिलियन वर्ष से अधिक पुरानी है। प्रश्न संख्या 3, मोतियाबिंद द्वारा मानव नेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रभावित होता है? मोतियाबिंद द्वारा मानव नेत्र का कौन सा भाग प्रभावित होता है? ऑप्शन ए परितारिका, ऑप्शन बी दृष्टिपटल, ऑप्शन सी स्वच्छ मंडल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या दिया है? आंख की पुतली के पीछे एक लेंस होता है जो केंद्र पर मोटा होता है। मोतियाबिंद होने पर नेत्र दृष्टि धुंधली हो जाती है। मोतियाबिंद होने पर नेत्र दृष्टि धुंधली हो जाती है। यह नेत्र लेंस के धुंधला हो जाने के कारण होता है। इसके निदान हेतु अपारदर्शी लेंस को हटाकर नया कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में सबसे ज्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? तो सबसे ज्यादा सूर्य की रोशनी कौन परावर्तित करता है? ऑप्शन ए रेत का रेगिस्तान, ऑप्शन बी धान की खेती की भूमि, ऑप्शन सी ताजा बर्फ से ढकी भूमि, ऑप्शन डी प्रेयरी भूमि। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ताजा बर्फ से ढकी भूमि। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या दिया है? ताजा बर्फ से ढकी भूमि 80 से 85% तक सूर्य की रोशनी को परावर्तित करता है। उसके बाद रेत का रेगिस्तान कितना करता है? 30 से 40%, प्रेयरी भूमि 20 से 25% एवं धान का खेत 10 से 20%। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 में क्या पूछा है? निम्न में से किसके लिए उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई है? तो किसके लिए उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई है? ऑप्शन ए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों के लिए, ऑप्शन बी बड़ी पूंजी वाले उद्योगों के लिए, ऑप्शन सी महिला उद्यमियों के लिए, ऑप्शन डी कृषि में प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने वाले कृषकों के लिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों के लिए।
चलिए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या दिया है। अगस्त 2010 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों के संदर्भ में सरकार की विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के बारे में सूचना या मार्गदर्शन देने तथा उद्यम स्थापित करने हेतु बैंक से ऋण लेने संबंधी जानकारी मुहैया कराने के उद्देश्य से, क्या बैंक से ऋण लेने संबंधी जानकारी मुहैया कराने के उद्देश्य से उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई है। चलिए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। 6 में क्या दिया है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी। ऑप्शन ए लुई 14वें के शासनकाल में, ऑप्शन बी लुई 13वें के शासनकाल में, ऑप्शन सी लुई 15वें के शासनकाल में, ऑप्शन डी लुई 16वें के शासनकाल में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लुई 14वें के शासनकाल में। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या दिया है। लुई 14वें के मंत्री काल्बर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी। 1664 में, जिसे कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ। खास बात, फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च भी देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो किसके नेतृत्व में, फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 में क्या पूछ रहा है। प्रत्यक्ष बंदीकरण प्रिवेंटिव डिटेंशन अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए 1 माह के लिए, ऑप्शन बी 3 माह के लिए, ऑप्शन सी 6 माह के लिए, ऑप्शन डी 9 माह के लिए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 माह के लिए। चलिए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या दिया है। प्रत्यक्ष बंदीकरण निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 22(4) के अनुसार, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 22(4) के अनुसार यदि निरोध 3 माह से अधिक के लिए है तो वह मामला सलाहकार बोर्ड को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को निरोध में तभी रखा जा सकेगा जब सलाहकार बोर्ड का यह मत हो कि ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त आधार है। चलिए एक बार फिर देख लीजिए। अनुच्छेद 22(4) के अनुसार यदि निरोध 3 माह से अधिक के लिए है तो वह मामला सलाहकार बोर्ड को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को निरोध में तभी रखा जा सकेगा जब सलाहकार बोर्ड का यह मत हो कि ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त आधार है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है। ऑप्शन ए क्रोमियम, ऑप्शन बी कोबाल्ट, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी सोडियम। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कोबाल्ट। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कोबाल्ट तत्व जरूरी है। चलिए व्याख्या देखते हैं। कोबाल्ट राइजोबियम द्वारा तात्विक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है। ठीक, कोबाल्ट राइजोबियम द्वारा तात्विक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है तथा यह विटामिन 12 के संश्लेषण में सहायक होता है। यह प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन एवं वृद्धि के लिए आवश्यक है। राइजोबियम दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है। दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है। ओके, प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसे यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कनाडा। चलिए व्याख्या देखते हैं। यूरेनियम सिटी कनाडा के सस्केचेवान में अथाबास्का झील के उत्तरी किनारे पर अवस्थित है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 में क्या पूछ रहा है। भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन ए 2025, ऑप्शन बी 2030, ऑप्शन सी 2035, ऑप्शन डी 2040। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2030। ओके, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं।
मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभी समय UNCCD का 14वां कॉप सम्मेलन नई दिल्ली में सितंबर 2019 में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में सदस्य देशों ने वर्ष 2030 तक भूमि क्षरण तटस्थता का लक्ष्य निर्धारित किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 में क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं थी? तो इन चारों में से बताना है कौन एक कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं थी। ऑप्शन ए द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ऑप्शन बी द इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन सी मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ऑप्शन डी लैंड होल्डर्स सोसाइटी कलकत्ता। तो देखिए द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में थी, मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852, लैंड होल्डर सोसाइटी 1838। तो इसका कौन सा बचा? ऑप्शन बी द इंडियन एसोसिएशन, यही इसका सही उत्तर है, नहीं होगा। ठीक, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सितंबर 1870 ईस्वी में ब्रिस्टल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। अक्टूबर 1870 ईस्वी में इसका नाम द इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया। मैरी कॉर्पेंटर, केशव चंद्र सेन आदि द्वारा लंदन में, कहा? लंदन में स्थापित यह संस्था स्त्री शिक्षा के लिए कार्य करती थी। अतः यह राजनैतिक संस्था नहीं थी। 1871 ईस्वी में पुनः इसका नाम बदलकर नेशनल इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया था। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12, सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। ऑप्शन ए एब्सिसिक अम्ल, ऑप्शन बी जिब्रेलिन, ऑप्शन सी इंडोल एस्टिक अम्ल, ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एब्सिसिक अम्ल। दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल एग्जाम कॉन्कर्स को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सूखे के प्रति सहनशील पौधे सूखे की परिस्थितियों में एब्सिसिक अम्ल नामक पादप हार्मोन का संश्लेषण करते हैं, जिससे उन्हें जल को संरक्षित करने में मदद मिलती है। एक बार फिर देखते हैं। सूखे के प्रति सहनशील पौधे सूखे की परिस्थितियों में एब्सिसिक अम्ल नामक पादप हार्मोन का संश्लेषण करते हैं, जिससे उन्हें जल को संरक्षित करने में मदद मिलती है। प्रश्न संख्या 13 में देखते हैं क्या पूछा है। विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी मेरठ। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वाराणसी। ओके, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत माता मंदिर वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परिसर में स्थित है। कहाँ? महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परिसर में स्थित है। इसका निर्माण किसने किया? बाबू शिव प्रसाद गुप्त। तथा शुभारंभ किसने किया? महात्मा गांधी ने 1936 में। महात्मा गांधी ने 1936 में किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न अगला है कथन कारण वाला। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा तथा ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती हैं। कारण है नर्मदा और ताप्ती नदियां विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। देखिए इसका कथन और कारण दोनों सही होगा तथा देखिए इसका कथन और कारण दोनों सही होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ए में क्या दिया है? ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या है। ओके, व्याख्या में क्या दिया है? प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा तथा ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है? ये नदियां पठार के ढाल का अनुसरण न करके भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। यही इसका मेन कारण है कि यह भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 में क्या पूछा है। संगीत यंत्र सितार मिश्रण है। सितार किसका मिश्रण है? ऑप्शन डी वीणा एवं तंबूरा का मिश्रण है। देखिए सितार वीणा एवं तंबूरा का मिश्रण है।
चलिए व्याख्या देख लेते हैं। संगीत यंत्र सितार, वीणा एवं तंबूरा का मिश्रण है। इसके आविष्कार का श्रेय किसको जाता है? सल्तनत कालीन कवि अमीर खुसरो को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन एक सही सुमेलित नहीं है आप लोगों को बताना है। एक तरफ दिया है लोकसभा, एक तरफ दिया है चुनाव वर्ष। देखिए 11वीं लोकसभा 1996, 7वीं लोकसभा 1982, 13वीं लोकसभा 1999 और 9वीं लोकसभा 1989। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 7वीं लोकसभा। 7वीं लोकसभा 1982 में नहीं है। 11वीं लोकसभा 1996 में है, 13वीं लोकसभा 1999 में है और 9वीं लोकसभा 1989 में, लेकिन 7वीं लोकसभा 1980 में संपन्न हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है? तो किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता? ऑप्शन ए कॉर्डाइट, ऑप्शन बी ब्लास्टिंग जिलेटिन में, ऑप्शन सी डायनामाइट में, ऑप्शन डी एमाटोल में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी एमाटोल। क्या होगा? ऑप्शन डी एमाटोल में। व्याख्या देखते हैं। कार्डाइट, ब्लास्टिंग जिलेटिन एवं डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक है, जबकि एमाटोल एक अत्यधिक विस्फोटक तत्व है। एमाटोल एक अत्यधिक विस्फोटक तत्व है जो ट्राइनाइट्रोटोल्यून, जिसको टीएनटी भी कहते हैं, तथा अमोनियम नाइट्रेट के मिश्रण से निर्मित होता है। देखिए एमाटोल ट्राइनाइट्रोटोल्यून तथा अमोनियम नाइट्रेट के मिश्रण से निर्मित होता है। अगला प्रश्न संख्या 18 में क्या पूछा है? टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक लाया था। देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ उत्तर प्रदेश, टोपरा हरियाणा से दिल्ली लाया गया था। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19 में क्या पूछा है? भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित में से किस समिति ने की थी? भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित समिति में से किसने किया था? ऑप्शन ए चलैया समिति, ऑप्शन बी केलकर समिति, ऑप्शन सी सोम समिति, ऑप्शन डी रंगराजन समिति। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी केलकर समिति। ठीक, देखिए चलैया समिति का संबंध टैक्स दरों की सरलीकरण से था और रंगराजन समिति का संबंध गरीबों के आकलन के लिए किया गया था। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या दिया है? डॉक्टर विजय केलकर के नेतृत्व में गठित केलकर समिति ने भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 में क्या पूछा है? 2011 में न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि हुई। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। तो न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में। चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या दिया है? जनगणना 2011 के अनुसार दिए गए राज्यों में न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि आंध्र प्रदेश में कितनी रही? 11% रही। बिहार में यह 25.4%, तमिलनाडु में 15.6% और पश्चिम बंगाल में 13.8% रही। तो सबसे ज्यादा कहाँ रही? बिहार में, फिर कहाँ? तमिलनाडु में, फिर पश्चिम बंगाल, लास्ट में कहाँ? आंध्र प्रदेश में सबसे कम रही 11%। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ लेनी है तो वह हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और साथ में एक काम और करिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाइए। धन्यवाद।